हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल हिस्ट्री बाय निखिल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मुगल एम्पायर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मुगल एम्पायर्स के पॉलिटिकल कैंपेन्स के बारे में, मनसबदारी सिस्टम, जागीरदारी सिस्टम और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मुगल एम्पायर से जुड़े हैं वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, वो भी बेसिक से। सो ये वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप यूपीएससी या यूजीसी नेट जैसे बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो बेसिकली ये जान लेते हैं सबसे पहले कि मुगल्स थे कौन। तो ये जो मुगल टर्म है ये एक पर्शियन टर्म है जो कि डिराइव की गई है मंगोल से। मंगोल्स के बारे में आप सभी जानते हैं कि मंगोल्स एक बहुत महान शासक थे जिन्होंने सेंट्रल एशिया पे रूल किया था। और चंगेज खान का तो नाम आपने सुना ही होगा। चंगेज खान एक मंगोल रूलर थे, तो चंगेज खान के वंशज थे मुगल्स। इसलिए आप इन्हें इसलिए आप देखेंगे कि मुगल्स एंड मंगोल जो दोनों एक जैसे शब्द हैं, काफी सिमिलर साउंड करता है। हालांकि सिर्फ मंगोल के वंशज नहीं थे जो मुगल्स केवल मंगोल के वंशज नहीं थे बल्कि ये तैमूर के भी वंशज थे। तो अगर हम बात करें इनके मदर की साइड से, तो ये मदर की साइड से चंगेज खान से संबंधित थे, यानी कि चंगेज खान के वंशज थे। और फादर की साइड से तैमूर के वंशज थे या तैमूर से संबंधित थे। तो इस तरह से आप कह सकते हैं मुगल्स जो थे वो दो ग्रेट रूलर जो थे उनके वंशज थे, दो महान शासकों के वंशज थे। एक तरफ चंगेज खान जो कि अपनी मम्मा की साइड से चंगेज खान से जुड़े हुए थे, और डैड की साइड से या फादर की साइड से वो तैमूर से जुड़े हुए थे। हालांकि मुगल्स अपने आप को मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे, लेकिन फिर भी आगे आप देखेंगे ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने उनको मुगल्स कहना प्रेफर किया, इसलिए आज भी हम उनको मुगल्स बोलते हैं। अब जान लेते हैं इस एम्पायर के फाउंडेशन के बारे में। इस एम्पायर को फाउंड किया था बाबर ने। बाबर का नाम अपने सभी ने सुना होगा। तो बाबर मुगल एम्पायर को फाउंड करते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं दिल्ली के एक रूलर को हराकर। उस समय दिल्ली के रूलर होते हैं इब्राहिम लोदी। सो इब्राहिम लोदी को बैटल ऑफ पानीपत में हरा देते हैं 1526 में। इस बैटल के बाद, यानी कि बैटल ऑफ पानीपत के बाद, मुगल एम्पायर को एस्टैब्लिश करते हैं बाबर इंडिया में। अब जान लेते हैं मुगल एम्पायर के जो इंपोर्टेंट एम्परर्स थे वो कौन थे, जिनको आप ग्रेट मुगल्स भी कह सकते हैं। सबसे पहले एम्परर थे बाबर, उसके बाद आते हैं हुमायूं, उसके बाद आते हैं अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहां और फिर औरंगजेब। इन सारे मुगल एम्परर्स को हम ग्रेट मुगल्स कहते हैं। इनके बाद आने वाले मुगल्स को हम लेटर मुगल्स कहते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखें। अब अगर इनके एम्पायर के एक्सटेंट की बात करें तो ये एम्पायर अफगानिस्तान से लेकर के बंगाल तक फैला हुआ था, कश्मीर से लेकर के तमिलनाडु तक फैला हुआ था, यानी कि पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को ये एम्पायर कवर करता था। इस एम्पायर ने एक यूनिफॉर्म सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिएट किया जो कि पूरे एक कंट्री में एक जैसा अप्लाई हुआ। सो बेसिकली ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी मुगल एम्पायर के बारे में। सो ये रेड फोर्ट है जहां से आज भी हमारे प्राइम मिनिस्टर देश को संबोधित करते हैं हमारे इंडिपेंडेंस डे पर। सो इंडिपेंडेंस डे आने ही वाला है। सो आप सभी जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से पूरे देश को संबोधित करते हैं। तो इससे पता चलता है कि मुगल्स की जो लेगेसी है वो कितनी खास है हमारे लिए। अब बात कर लेते हैं मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन की। मुगल सक्सेशन कैसे होता था। सो अगर हम बात करें हिंदू सक्सेशन की जिसमें प्राइमोजेनिचर होता था, तो प्राइमोजेनिचर में होता क्या है कि जो बड़ा बेटा होता है कि अपने पिता का, उसको अपने पिता की सारी संपत्ति का हिस्सा मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ जो एक दूसरा सिस्टम होता है कॉपर संधि, जो कि मुगल्स फॉलो करते थे, उसमें होता क्या है कि जो एम्पायर होता है या जो संपत्ति होती है उसको बराबर बांट दिया जाता है सभी बेटों में। तो मुगल्स के साथ भी ये होता था। तो आगे आप देखेंगे किस तरह से जितने भी मुगल रूलर्स रहे हैं उनको उनमें आपस में एम्पायर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। ना कि हिंदू ट्रेडिशंस में जैसा होता था जिसे हम प्राइमोजेनिचर बोलते हैं, जिसमें बड़े बेटे को ज्यादा हिस्सा दिया जाता था या बड़े बेटे को आप कह सकते हैं एम्पायर का उत्तराधिकारी बनाया जाता था। अब बात कर लेते हैं इस एम्पायर के फाउंडर के बारे में, यानी कि बाबर के बारे में, जिनका टाइम पीरियड रहा है 1526 से 1530 के बीच में। बहुत लंबा समय नहीं रहा है भारत में इनके शासन का, लेकिन इनके शासन की शुरुआत भारत में नहीं होती। इनके शासन की शुरुआत 1494 में हुई थी, 12 साल की उम्र में। जब ये 12 साल के थे तो ये 12 साल की उम्र में रूलर बनते फरगाना के। अब फरगाना कोई इंडिया में नहीं है, फरगाना सेंट्रल एशिया में, जिसे आप कह सकते हैं चाइनीज टर्किस्तान।
वहां पर ये अपने डैड जो हैं, इनके जो फादर थे उमर शेख मिर्जा, उनको सक्सीड करते हैं। फरगाना, आप इसकी लोकेशन जरूर से देख लें एक बारी मैप में, तो फरगाना सेंट्रल एशिया में है, वहां पे ये अपना थ्रोन सक्सीड करते हैं। लेकिन आप देखेंगे वहां पे काफी कंपटीशन होता है काफी रूलर्स के साथ, इसलिए बाबर कई बार समरकंद जीतने की कोशिश करते हैं, फरगाना भी वो हार जाते हैं, समरकंद भी हार जाते हैं, फिर वापस जीतते हैं। तो उनको लगता है कि सेंट्रल एशिया में उनकी दाल नहीं गल पाएगी, इसलिए वो कोशिश करते हैं कि इंडिया की तरफ आए। अब चूंकि इंडिया को ऑलरेडी तैमूर ने कॉन्कर किया हुआ था, दिल्ली को उन्होंने कॉन्कर किया हुआ था 1398 में, इसलिए बाबर इंडिया में आकर के पंजाब पे अपना दावा करते हैं। वो ये बोलते हैं कि इससे पहले उन्हीं के जो पूर्वज थे यानी कि तैमूर, उन्होंने 1398 में पंजाब और दिल्ली को जीता था, इस हिसाब से वो एरिया भी उनका होता है। अब अगर हम देखें ये धीरे धीरे इंडिया में कैसे आए, तो इंडिया में आने की वजह यही थी क्योंकि फरगाना में इनका जो इन्होंने थ्रोन एसेंट किया था वो नहीं मिल पाया, मतलब काफी कॉम्पिटिशन था इनके बाकी अंकल्स एंड बाकी रिलेटिव्स के बीच में, जिस वजह से उज्बेकिस्तान में काफी चैलेंजिंग था इनके लिए रूल कर पाना, इसलिए ये इंडिया की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया में एक एक करके ये पंजाब पहले काबुल को जीतते हैं, काबुल के बाद बाकी फोर्ट्स को जीतते हैं, जैसे भीरा, सियालकोट, लाहौर। आप सभी जानते हैं लाहौर पाकिस्तान में है आज, और सियालकोट भी। लेकिन इंडियन सबकॉन्टिनेंट की अगर बात करें हिस्ट्री की, मेडिवल हिस्ट्री की, तो ये बाउंड्री पर लाई करते हैं सियालकोट लाहौर। तो अगर बाबर ने भीरा, सियालकोट और लाहौर जीत लिया, इसका मतलब बाबर इंडिया की बाउंड्री पे है, जो कि बहुत बड़ी बात थी। और इससे ये पता चलता है कि वो हिंदुस्तान जीतना चाहते थे। और ये सारे जो भी पॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं, ये हो रहे हैं 1519 के लेकर के 1524 के बीच में। हालांकि एक और चीज बाबर के लिए फॉर्चुनेटली एक लकी चीज होती है कि उनको दौलत खान लोधी का, जो कि इब्राहिम लोधी के अंकल थे, सोच लीजिए इब्राहिम लोधी वो हैं जो दिल्ली में रूल कर रहे हैं, दिल्ली के किंग है। इब्राहिम लोधी के ही अंकल दौलत खान लोधी बाबर को इनवाइट करते हैं कि वो दिल्ली में आए, इब्राहिम लोधी को हराए, और मतलब एक तरह से इनविटेशन मिलता है, वो भी दौलत खान लोधी से, जो कि अंकल थे इब्राहिम लोधी के। सोचिए दिल्ली के जो रूलर हैं उन्हीं के अंकल दौलत खान लोधी बाबर को इनवाइट कर रहे हैं। और दूसरा भी इनविटेशन आता है बाबर को, वो आता है राणा सांगा से, जो कि मेवाड़ के रूलर थे। तो इसे पता चलता है कि बाबर ऑलरेडी चाहते थे इंडिया को कॉन्कर करना, लेकिन ये राणा सांगा एंड दौलत खान लोधी का जो इन्विटेशन था, ये बाबर को और ज्यादा एनकरेज करता है इंडिया की तरफ आने के लिए। अब अल्टीमेटली बाबर इंडिया में आते हैं और इब्राहिम लोधी से एक बहुत बड़ी जंग लड़ते हैं पानीपत के मैदान में, जिसको हम फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बोलते हैं। 1526 में बैटल लड़ी जाती है, जिसमें इब्राहिम लोधी हार जाते हैं और दिल्ली में मुगल एम्पायर की नींव रखी जाती है। इस तरह से बाबर मुगल एम्पायर को एस्टैब्लिश करते हैं, और इसलिए बाबर जाने जाते हैं मुगल एम्पायर के फाउंडर के तौर पे। इसके बाद बाबर कई और बैटल्स भी लड़ते हैं, जैसे कि 1527 में बाबर एक बैटल ऑफ खानवा लड़ते हैं, उसके बाद बैटल ऑफ चंदेरी लड़ते हैं, जिसमें राणा सांगा को भी हराते हैं और बाकी अपने अपोनेंट्स को हराते हैं, और धीरे धीरे करके दिल्ली और उसके आसपास के जो एरिया है उसको कॉन्कर कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक चीज आप याद रखेंगे कि बाबर के बारे में जो एक उनकी खुद की बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है बाबरनामा, वो एक इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाता है बाबर के बारे में समझने के लिए। ये बाबर की इमेजेस आप देख पा रहे होंगे। सो अब बात कर लेते हैं हुमायूं के बारे में। हुमायूं सेकंड रूलर थे मुगल एम्पायर के, जिन्होंने 1530 से लेकर के 1540 तक रूल किया। हालांकि इसके बाद इन्होंने वापस से रूल किया। एक बार इसको समझ लेते हैं था क्या। देखिए हुमायूं के रूल जो थे, आप कह सकते हैं इनका जो शासन था वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहले इन्होंने 1530 से लेकर के 1540 तक शासन किया, लेकिन 1540 में ये शेर खान से हार गए, और शेर खान से हारने के बाद ये वापस चले जाते हैं कहां पर, ये चले जाते हैं ईरान में सफाविद शासक के पास, और ये वापस आते हैं 1555 में और इंडिया को वापस से कॉन्कर कर लेते हैं और वापस से मुगल साम्राज्य की नींव रखते हैं। यानी कि देखिए जो बाबर ने कॉन्कर किया हिंदुस्तान में मुगल एम्पायर को एस्टैब्लिश किया था, उसको री एस्टैब्लिश किया हुमायूं ने। हालांकि इन्होंने खो भी दिया था एम्पायर, पर वापस से री एस्टैब्लिश भी कर लिया। तो ये आप लोग याद रखें। तो जब हुमायूं थ्रोन असेंड करते हैं, जब इनको सिंहासन पर ये बैठते हैं,
तो चार बड़े चैलेंजेस इनके आगे होते हैं। एक तो अफगान चीफ्स जिसमें शेरशाह सूरी आ जाएंगे जो इनको हरा देते हैं। साथ ही में जो इब्राहिम लोदी थे उनके रिलेटिव्स भी आ जाएंगे जो इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज थे। बहादुर शाह जो कि गुजरात के सुल्तान थे वो भी इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज थे, हालांकि उनको बहादुर शाह को ये हरा देते हैं। इसके अलावा एक और जो चैलेंज होता है वो इनके खुद के भाई होते हैं, कमरान, अस्कारी और हिंदल, जो कि इनकी हेल्प नहीं करते हैं और साथ ही में इनके भी एम्पायर को एनेक्स करना चाहते थे, मतलब कंट्रोल करना चाहते थे, अपने एम्पायर में ऐड करना चाहते थे। तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस थे हुमायूं के आगे। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं हुमायूं ने अपना जो भाई थे कमरान, जिनको जो कि काबुल के हेड थे, कंधार के हेड थे। आप सभी अभी हमने बात की थी ना कि किस तरह से मुगल्स में जो ट्रेडिशन होता है कॉपर संधि का जिसमें एम्पायर को बांट दिया जाता है, तो वैसे ही हुमायूं को दिल्ली मिल गई थी, इनके जो भाई थे कमरान उनको काबुल और कंधार मिल गया था। लेकिन कमरान चाहते थे पंजाब को भी कॉन्कर करना, यानी कि हुमायूं से पंजाब को छीनना चाहते थे, जो कि बहुत बड़ा चैलेंज था हुमायूं के लिए। इसके साथ ही में सबसे बड़ा चैलेंज जो हुमायूं के लिए रहा वो थे अफगान। अफगान में खास तौर से जो सबसे इंपॉर्टेंट थे वो थे शेर खान। शेर खान वही रूलर है जिन्होंने बाद में शेर शाह शूरी डायनेस्टी की को एस्टैब्लिश किया इंडिया में, हुमायूं को हराकर। तो दो बैटल्स ये हुमायूं के साथ लड़ते हैं। पहला है बैटल ऑफ चौसा जो कि होती है 1539 में, जिसमें शेर शाह सूरी हरा देते हैं हुमायूं को काफी हद तक, और हुमायूं अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। अगली बार जब हुमायूं आते हैं लड़ने के लिए वापस से 1540 में, 1514 में, जिसे हम बोलते हैं बैटल ऑफ कन्नौज एंड बेलग्राम भी बोलते हैं, इसमें शेरशाह सूरी पूरी तरह से हुमायूं को हरा देते हैं और हुमायूं को मजबूरन इंडिया से भाग करके ईरान में जाकर शरण लेनी पड़ती है। ठीक है, सो इन बैटल्स के बाद हम देखेंगे किस तरह से हुमायूं जो है इंडिया को जो बाबर ने इंडिया में मुगल एम्पायर एस्टेब्लिश किया था उसको खो देते हैं और शेर शाह सूरी अपना नया एम्पायर एस्टेब्लिश कर लेते हैं, शेर शाह एम्पायर, सूरी एम्पायर। ठीक है, सो सूर एम्पायर आप बोल सकते हैं। लेकिन वापस आते हैं हुमायूं 1555 में, यानी कि 1555 में, और शेर शाह सूरी के जो वीक सक्सेसर्स थे उनको हरा करके वापस से मुगल एम्पायर को रीएस्टैब्लिश करते हैं। हालांकि उसके बाद 1556 में ही इनकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि ये अपनी लाइब्रेरी के ही सीढ़ियों से गिर जाता है। तो ज्यादा लंबा समय नहीं रहा है, तो इसलिए मैंने बोला था, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इनके दो शासन के काल रहे हैं। एक तो 1530 से 1540, फिर 1540 में सूरवंश से हार गए थे, फिर 1555 से 1556 इन्होंने शासन किया। अब बात कर लेते हैं वन ऑफ द ग्रेट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी, अकबर। अकबर ने रूल किया था 1556 से लेकर के 1605 तक। सबसे ज्यादा रूल करने वाले मुगल एम्परर यही थे अकबर। सो अकबर 13 साल की उम्र में ही ट्रोन को असेंड कर लेते हैं, इनको मतलब इनको शासक बन जाते हैं। और इनके जो क्योंकि 13 साल की उम्र में अकबर बहुत छोटे थे, तो इस वजह से इनके जो गार्जियन होते हैं वो बैरम खान होते हैं, जो कि इनकी मदद करता है रूल करने में शुरुआती दौर में। अब यहाँ पे मैंने अकबर के जो पॉलिटिकल कैंपेन्स हैं जिसमें उन्होंने कई एरियाज को कॉन्कर किया, जो जैसा कि आप में देख पा रहे होंगे, तो मैंने इस एरिया को टाइम पीरियड्स में बांट दिया है। जैसे 1556 से लेकर के 1570 में अकबर ने बैरम खान के अंडर ही कोशिश की कि वो उनसे मतलब इंडिपेंडेंट हो और खुद से कुछ पॉलिटिकल कैंपेन्स लॉन्च करें। तो उनके मिलिट्री कैंपेन्स कहाँ कहाँ लॉन्च किए उन्होंने अफगान्स को हराया, मालवा के किंगडम को, गोंडवाना को हराया और कॉन्कर किया, अपने एम्पायर में शामिल कर लिया। यानी कि गोंडवाना कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। मालवा यानी कि मध्य प्रदेश। इसके अलावा इन्होंने अपने भाई के यानी कि मिर्जा हाकिम जो इनके भाई थे उनको भी हराया, क्योंकि वो भी चाहते थे कि अकबर से कुछ कुछ हिस्सा लेना, लेकिन उनको हराया इन्होंने, शांत कराया। इसके अलावा 1568 में इन्होंने सिसोदिया जो राजपूत किंग्स थे उनकी कैपिटल जो थी चित्तौड़, उस पर कब्जा कर लिया और 1569 में रणथंबोर पे कब्जा कर लिया। इसके बाद दूसरे फेज की शुरुआत हो जाती है इनके मिलिट्री कैंपेन्स के। दूसरे फेज में गुजरात को कॉन्कर करते हैं, बिहार, बंगाल, उड़ीसा को कॉन्कर करते हैं और अपने जो भाई थे, इनके जो भाई मिर्जा हकीम थे, उनके जो
रिवोल्ट था, जो अपने भाई अकबर के खिलाफ रिवोल्ट कर रहे थे, उनके रिवोल्ट को सप्रेस करते हैं। 1585 से लेकर के 1605 तक अकबर अपने एम्पायर का एक्सपेंशन करने और एक्सपेंड करते हैं इसको। नॉर्थ वेस्ट में आप देखेंगे कांधार जो है वो सफाविद से जीत लिया जाता है। सफाविद्स कौन है? ये सफाविद्स ईरान के रूलर्स थे, उनको सफाविद्स बोला जाता है। डेक्कन में अगर हम बात करें तो अकबर की जो आर्मी थी वो बेरार, खानदेश और अहमदनगर के पार्ट्स को कॉन्कर कर लेते हैं और मिर्जा हकीम के रिवोल्ट्स को सप्रेस कर दिया जाता है। और डेक्कन में जो इनके कैंपेन्स थे उनको कंटिन्यू किया जाता है। तो आप यहाँ पे इनके कैंपेन्स देख पा रहे होंगे अकबर के, चित्तौड़ गुजरात वाला कैंपेन, मालवा का कैंपेन, रणथंभोर का। ये मैप आपको काफी मदद करेगा अकबर के पॉलिटिकल मिलिट्री कैंपेन्स को समझने में। अब बात कर लेते हैं रिलीजियस पॉलिसी। अकबर की रिलीजियस पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वालिटी एंड टॉलरेंस की बात अकबर करते हैं। देखिए मुगल एम्पर जो थे उसमें खास तौर से अकबर बात करते हैं इक्वालिटी की एंड टॉलरेंस की, जो इससे पहले हमें नहीं देखने को मिलता है। मतलब एक ऐसे देखिए इतना बड़ा एम्पायर है मुगल एम्पायर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे रूल कर रहा है, जिसमें डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है, तो आप इतने डाइवर्स एरिया को कैसे रूल कर पाएंगे? इसके लिए आपको चाहिए कि आप लोगों को एक साथ रख पाए। तो इसलिए आपको टॉलरेंट होना पड़ेगा, आप कोई चीज थोप नहीं सकते लोगों पे। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। और जितने भी शासक रहे हो, जैसे अकबर से पहले अशोक थे, जिन्होंने लगभग ऐसी पॉलिसी अपनाई थी जिसमें वो सबके साथ की बात कर रहे थे, सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे थे। तो उसी तरह की पॉलिसी अकबर ने अपनाई, जिसको सुलह कुल की पॉलिसी बोला जाता था, जिसमें वो बात करते थे सभी एथनिसिटी के ग्रुप के बीच में इक्वालिटी की एंड टॉलरेंस की। इसलिए इन्होंने जजिया भी हटा दिया। जजिया एक रिलीजियस टैक्स था जो कि नॉन मुस्लिम्स को पे करना पड़ता था। नॉन मुस्लिम जैसे हिंदूज, सिख्स, क्रिश्चियंस, वो किस लिए पे करना पड़ता था? क्योंकि मुगल एम्पायर में आ, आ, जो लोग मुस्लिम्स नहीं थे उन लोगों को अपने टेम्पल्स में वर्शिप करने के लिए या फिर चर्च में वर्शिप करने के लिए एक टैक्स देना पड़ता था, जो कि अकबर ने एबोलिश कर दिया। इसके अलावा अकबर ने पिलग्रिमेज टैक्स को भी एबोलिश किया। ठीक है। और एक और एग्जाम्पल हम देखने को मिलता है कि इन्होंने हारका बाई से शादी की थी। हारका बाई, जिन्हें जोधा बाई के नाम से जाना जाता है, तो जोधा बाई से शादी की, जो कि एक राजपूत प्रिंसेस थी, जिससे पता चलता है कि इन्होंने काफी राजपूत प्रिंसेस से शादी की, काफी हिंदू मुस्लिम सौहार्द का एक गंगा जमनी तहजीब जो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है अकबर के आउटलुक में। साथ ही में उनके जो काफी मिनिस्टर्स रहे, जैसे राजा टोडरमल है जो उनके दीवान रहे, बीरबल उनके क्लोज फ्रेंड थे, मानसिंह का आपने नाम सुना होगा, उनके सेनापति रहे। ऐसे कई हिंदू चीफ्स उनके इंपॉर्टेंट पोजीशन पर रहे, उन्होंने रखा। हालांकि शुरुआत में अकबर एक ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक उलेमा से इन्फ्लुएंस थे, जिनका नाम था अब्दुल नबी। बाद में इनका इन्फ्लुएंस कम होता चला गया। अब्दुल नबी अक्सर अकबर को भड़काते थे इस्लाम के बारे में, लेकिन अकबर ने धीरे धीरे इनसे अपनी दूरी बनानी शुरू कर दी और रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी से अकबर दूर होते चले गए। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इमेजेस में किस तरह से अकबर इबादत खाना में रिलीजियस डिस्कोर्स पर बातें कर रहे हैं अलग अलग। चाहे आप देखेंगे किस तरह से क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, हिंदूज, पारसी, जैन सब आ रहे हैं और अपने अपने धर्म के बारे में डिबेट कर रहे हैं, जिसको अकबर ध्यान से सुनते थे। इसी को अब इबादत खाना बोला जाता था। अब बात कर लेते हैं जहांगीर के टाइम की। तो जहांगीर का टाइम पीरियड रहता है 1605 से लेकर के 1627। जहांगीर शब्द एक पर्शियन का टर्म है जिसका मतलब है कॉन्कर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व का विजेता। अब अगर सलीम इनका दूसरा नाम है जहांगीर का, तो सलीम जो नाम है वो एक सूफी संत से इंस्पायर था, शेख सलीम चिश्ती। उन्हीं के नाम से इनका नाम सलीम रखा गया। आपने सलीम और अकबर के किस्से तो सुने ही होंगे। सो अकबर के बड़े बेटे थे ये, और मरियम उस जमानी और अकबर की के ही बेटे थे। ठीक है, यानी कि इनकी अकबर की जो वाइफ थी मरियम मरियम उस जमानी, उनके बेटे थे। ठीक है, इनका जन्म 1569 में हुआ था। अब बात कर लें इनके मिलिट्री कैंपेन्स की, तो अकबर के मिलिट्री कैंपेन्स को इन्होंने कंटिन्यू किया। सिसोदिया के जो रूलर्स थे मेवाड़ के अमर सिंह, उन्होंने मुगल सर्विस को एक्सेप्ट किया, यानी कि राजपूत को अपनी साइड किया इन्होंने। कुछ कैंपेन्स इनके फेल भी हुए, जैसे कि ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे, जैसे कि सिक्स के कैंपेन, अहोम्स, अहमदनगर, वो कैंपेन ज्यादा समय तक चले नहीं। इनके जो प्रिंस खुर्रम की बात करें, जो कि इनके बेटे थे,
जो कि इनके आखिरी समय में काफी रिवोल्ट करते हैं, जिन्हें बाद में हम शाहजहां के नाम से बुलाते हैं। सो उनके आप कह सकते हैं उनके रिवोल्ट से काफी परेशान हो गए थे। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम भी आप याद रखिएगा, जहांगीर की पत्नी नूरजहां, जिनका काफी इंफ्लुएंस रहा जहांगीर पे। हालांकि जहांगीर की जो पत्नी थी नूरजहां, वो चाहती थी प्रिंस खुर्रम को मार्जिनलाइज साइडलाइन करना, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाई। हालांकि काफी बड़ा इंफ्लुएंस नूरजहां का हमें जहांगीर पर देखने को मिलता है और उनकी पॉलिसीज पे। तो ये जहांगीर के बारे में इमेजेस। शाहजहां की बात कर ले, जिनका शासन रहा है 1628 से लेकर के 58 तक। तो डेक्कन में इनके कैंपेन्स लॉन्च करते हैं ये। शाहजहां डेक्कन में कैंपेन लॉन्च करते हैं। अफगान जो नोबल थे खान जहान लोधी, वो इनके समय पे रिवोल्ट करते हैं, लेकिन उसको हरा दिया जाता है। साथ ही में अहमदनगर बुंदेला वहां पे भी कैंपेन्स लॉन्च किए जाते हैं। ओरछा को भी जीत लिया जाता है। लेकिन एक चीज होती है कि जो इनका जो बाल्क का कैंपेन होता है, जो बाल्क नॉर्थ वेस्ट में है, वो काफी अनसक्सेसफुल रहता है। और कांधारा भी जो अकबर के समय जीता गया था, वो वापस से सफाविद्स को चला जाता है। यानी कि सफाविद्स जो ईरान के रूलर थे, उनको कांधारा वापस से चला जाता है। यानी कि मुगल्स के पास से कांधारा चला गया, किसके पास चला गया? सफाविद्स के पास। 1632 में अहमदनगर को सक्सेसफुली जोड़ लिया जाता है मुगल एम्पायर में, और बीजापुर फोर्सेस को पीस के लिए कन्विंस कर लिया जाता है, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि डक्कन में अक्सर हम देखेंगे अहमदनगर और बीजापुर ये काफी सरदर्द रहा मुगल्स के लिए। लेकिन मुगल्स ने इसको सक्सेसफुली कॉप अप किया। 1657 से 1658 में देखें तो काफी कॉन्फ्लिक्ट हुआ सक्सेशन को लेकर शाहजहां के बेटों में। शाहजहां के 3 बेटे थे, और उन तीनों मतलब शाहजहां के 4 बेटे थे, उनमें से एक विजय होते हैं औरंगजेब, और अपने तीनों भाइयों को हरा देते हैं। और तीनों भाइयों में से एक का आपने नाम सुना होगा, दारा शिकोह, जो कि काफी टॉलरेंट थे, काफी इंटेलेक्चुअल थे, लेकिन उनको ही हरा देते हैं। और फिर आता है किसका रूल? औरंगजेब का। तो औरंगजेब अपने पिता को जेल में भी डाल देते हैं बाकी जिंदगी के लिए, और खुद शासक बन जाते हैं। औरंगजेब का शासन भी काफी लंबे समय तक रहा, 1658 से लेकर के 1707 तक। औरंगजेब ने नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो अहोम्स को डिफीट किया 1663 में, ये आप याद रखें, बड़ी इंपॉर्टेंट कैंपेन्स हैं। यूसुफ अजई एंड सिक्स को हराया, काफी कुछ समय के लिए टेम्परेली सक्सेसफुल रहे ये। अगर बात करें राठौर राजपूत की, तो उनकी पॉलिटिक्स में भी इन्होंने काफी इंटरफेयर किया। मुगल ने मराठास में भी इन्वेजन किया, और शिवाजी को मना लिया अपनी बातें मनवाने के लिए। हालांकि शिवाजी की बाद में इंसल्ट करते हैं औरंगजेब, जिस वजह से शिवाजी आगरा के फोर्ट से भाग जाते हैं, उनको कैद कर लिया जाता है, वो भाग जाते हैं, और मुगल से अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं। तो आप देखेंगे मराठास और मुगल्स के बीच में काफी कॉन्फ्लिक्ट बनने लगा औरंगजेब की कंजर्वेटिव पॉलिसीज की वजह से। इनके जो बेटे थे अकबर, अकबर किनके बेटे थे? अकबर सेकंड की बात हो रही है, ठीक है, अकबर सेकंड की बात हो रही है यहाँ पे, वो वाले अकबर नहीं जो अभी गए। सो अकबर सेकंड औरंगजेब के बेटे थे। वो औरंगजेब के टाइम पर काफी रिवोल्ट करते हैं। देखिए, आप देखेंगे एक चीज नोटिस करेंगे, जितने भी मुगल एम्परर हैं, उन सबके बेटों ने रिबेल किया है, रिवोल्ट किया है अपने एम्पायर के अगेंस्ट, अपने डैड के अगेंस्ट, अपने फादर के अगेंस्ट। तो आप देखेंगे कि उनको मराठास का भी सपोर्ट मिला औरंगजेब के खिलाफ अकबर को, और डेक्कन सल्तनत का भी सपोर्ट मिला, क्योंकि डेक्कन तो चाहती थी औरंगजेब कमजोर हो जाए। हालांकि बाद में वो सफाविद ईरान भाग जाते हैं, यानी कि ईरान चले जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो औरंगजेब डेक्कन सुल्तान सल्तनत की बात करें तो बीजापुर को अपने एम्पायर में नेक्स्ट कर लेते हैं 1685 में। ध्यान रखें, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। बीजापुर जो काफी समय से अलग था, उसको एम्पायर में नेक्स्ट कर लेते हैं 1685 में, और गोलकुंडा को 1687 में। 1698 में औरंगजेब पर्सनली डेक्कन में मराठास के खिलाफ कैंपेन करते हैं, जो कि गोरिल्ला वेलफेयर करते हैं इनके खिलाफ। अहोम्स, जाट, सतनामीस, मराठा, इनके खिलाफ भी काफी कैंपेन्स होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमें पता कैसे चलता है? सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स कौन सा है? वो है अबुल फजल के द्वारा लिखी गई बुक अकबरनामा। यहाँ पे आप इमेजेस में, इस इमेज में देख पा रहे होंगे, अकबर को ये अकबरनामा दी जा रही है। ये नीचे आप देख पा रहे हैं अबुल फजल, जो कि अकबर को अकबरनामा सौंप रहे हैं। तो बेसिकली अकबरनामा का एक लास्ट वाला हिस्सा है आईने अकबरी, जो हमें बताता है
अकबर के समय की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, जिससे हमें पता चलता है कि पूरे एम्पायर को कई प्रोविंसेस में बांटा हुआ था, यानी कि स्टेट्स में बांटा हुआ था, राज्यों में बांटा हुआ था, जिन्हें सूबास कहा जाता था। और हर राज्य यानी कि प्रोविंस का एक सूबेदार होता था जो पूरे राज्य को देखता था, निगरानी रखता था। मतलब आज के चीफ मिनिस्टर की तरह आप मान सकते हैं सूबेदार को, जिनका काम होता था अपने राज्य को एडमिनिस्टर करना, अपने राज्यों में सरकार चलाना। उनको मदद करते थे दीवान। दीवान कौन होते थे? दीवान बेसिकली फाइनेंशियल ऑफिसर्स की तरह होते थे, जैसे आज हमारी निर्मला सीतारमन है ना, ठीक है, तो उसी तरह से फाइनेंस ऑफिसर की तरह दीवान होते थे। सूबेदार को बाकी लोग भी मदद करते थे, जैसे बख्शी। बख्शी कौन होते थे? ये मिलिट्री पे मास्टर होते थे, यानी कि जो मिलिट्री ऑफिसर्स होते थे उनको पे करते थे, ठीक है। और सदर जो होते थे, सदर कौन होते थे? ये वो लोग होते थे जो जमीनें दान में देते थे, यानी कि धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए मंत्री होते थे। फौजदार कौन होते थे? ये मिलिट्री कमांडर्स होते थे। और कोतवाल्स कौन होते थे? ये पुलिस, आप कह सकते हैं टाउन पुलिस कमांडर होते थे। अब मनसबदार के बारे में बात कर लेते हैं। सो मनसबदार कौन होता है? देखिए, मनसबदार का मतलब मुगल एम्पायर में कोई भी इंडिविजुअल जिसको मनसब मिला है। मनसब का मतलब पोजीशन या फिर कोई रैंक, जिसे आप कह सकते हैं उसकी हैसियत क्या है मुगल साम्राज्य में। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो मुगल साम्राज्य में है, मुगल दरबार में है, उसका कोई ना कोई फंक्शन होगा, उसकी कोई ना कोई स्टेटस होगा, कोई ना कोई पोजीशन होगी। तो हर व्यक्ति मुगल दरबार में मनसबदार था, क्योंकि मनसब का मतलब होता है पोजीशन और रैंक, यानी कि आप समझ सकते हैं किसी का ओहदा या औकात, ठीक है। तो बेसिकली ये ग्रेडिंग सिस्टम के बेसिस पे चलता था, यानी कि आपका जो मनसब होगा, यानी कि आपका जो ओहदा होगा, स्टेटस होगा, वो डिसाइड करेगा आपके तीन चीजों को। पहला आपकी रैंक हो कि मुगल दरबार में आपकी रैंक क्या होगी, यानी कि आप राजा के कितने करीब होंगे, आपका ओहदा कितना ऊंचा होगा राजा के साथ, या मुगल दरबार में आपका ओहदा कितना ऊंचा होगा। दूसरा, ये आपकी सैलरी डिसाइड करता था। अगर आपका ओहदा ऊंचा है मुगल दरबार में, आपका मनसब ज्यादा है आपके पास, तो आपकी सैलरी भी काफी ज्यादा होगी। और तीसरा, मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, हर मनसबदार हो, चाहे वो उसका कोई भी काम हो, जैसे अबुल फजल को ही हमने देखा जिन्होंने अकबरनामा लिखी है, उन्हें लिखना बड़ा अच्छा आता था, लेकिन उन्हें मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी पड़ती थी, हर मनसबदार को ये करना पड़ता था। तो तीसरा था मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें हर मनसबदार को एक कुछ घुड़सवार रखने पड़ते थे, कुछ घोड़े रखने पड़ते थे। तो कुछ मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी जो उनको निभानी पड़ती थी, ठीक है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं मनसबदार मुगल एम्पायर में हर इंडिविजुअल को कहा जा सकता है जिसके पास एक मनसब है। मनसब मतलब पोजीशन या रैंक, ठीक है। और ये तीन चीजों को फिक्स करता था, किसी भी व्यक्ति की रैंक, उसकी सैलरी और उसका मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये जो रैंक होती थी और जो सैलरी होती थी वो किस बात पर डिपेंड करती थी? उसकी जात पे। जात मतलब उसकी कैटेगरी। देखिए, जात, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, किसी का मनसब जो है वो कितना ऊंचा होगा, ये उसकी जात पे डिपेंड करेगा। ZAT, ये जात, ये जो वर्ड आप देख पा रहे हो, जात, जैसे अगर मान लीजिए किसी के पास 10 जात है, तो वो एक 100 जात वाले से नीचे समझा जाएगा, जबकि 1000 जात वाला 100 जात से ऊंचा समझा जाएगा। तो आप देखेंगे मानसिंह हो गए, बीरबल हो गए, अबुल फजल हो गए, उनको काफी जात दिए जाते थे, क्योंकि वो काफी उनका स्टेटस काफी बड़ा था, रैंक काफी ऊंची थी उनकी मुगल दरबार में। अब बात कर लेते हैं। देखिए, मुगल जो मनसबदार होते थे उनको केवल सिविल नहीं बल्कि मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभानी पड़ती थी, जैसा कि अभी हमने बात की। उनको कुछ कैवलरी मैन रखने पड़ते थे, यानी कि कुछ कुछ घुड़सवार रखने पड़ते थे अपने साथ, और ये देखने के लिए कि वो घुड़सवार रख भी रहे हैं यानी उनके पास उतने घोड़े हैं भी या नहीं। तो इसलिए उनको रिव्यू किया जाता था कि उनके पास कितने घोड़े हैं, उनकी सैलरी क्या उसी बेसिस पे मिल रही है या नहीं, ये सब। अब यहाँ पे एक टर्म आप लोग सोचेंगे फिर जागीरदार कौन होते थे? तो देखिए, मनसबदार जो होते थे उनको सैलरी कैश में नहीं दी जाती थी, उनको सैलरी जागीर में दी जाती थी। कुछ मनसबदार थे जिनको कैश में सैलरी दी जाती थी, नहीं तो ज्यादातर मनसबदारों को सैलरी जागीर में दी जाती थी। अब ये जागीर क्या होता है? जागीर का मतलब एक जमीन का टुकड़ा आप कह सकते हैं, जो एक मनसबदार को दिया जाता था और बोला जाता था कि आप यहां से जितना भी रेवेन्यू आ रहा है वो कलेक्ट कीजिए और अपने खर्चे निकालिए, यानी कि आपकी सैलरी आप इस जमीन के टुकड़े के रेवेन्यू से निकालिए। तो मान लीजिए एक गांव है, एक गांव दे दिया या एक जिला दे दिया मनसबदार को। जिला बहुत बड़ा एरिया होता है, ठीक है।
तो अब जिले में जितने भी लोग होंगे, वो जितना भी टैक्स दे रहे होंगे, वो मनसबदार अपने पास रखेगा और उसी से अपनी सैलरी निकालेगा। तो जागीर एक आप कह सकते हैं इट्स अ काइंड ऑफ पीस ऑफ लैंड, रेवेन्यू असाइनमेंट्स की तरह था ये, जहां से जागीर जागीर एक जमीन के टुकड़े होते थे, कई बहुत बड़े बड़े, जिसमें कई गांव होते थे, कई जिले होते थे। वहां से वो अपनी सैलरी इकट्ठा करते थे रेवेन्यू के फॉर्म में। और उनको ये रेवेन्यू इकट्ठा करने में कौन मदद करते थे? कई ऑफिसर्स, ठीक है। अकबर के टाइम पे जागीर की बात करें तो अकबर के टाइम पे तो जागीर को बड़ा ध्यान से देखा जाता था कि मनसबदार को कितनी जागीर मिल रही है, क्या उनको जागीर से उतना ही पैसा मिल रहा है जितनी उनकी सैलरी है। कभी ऐसा तो नहीं वो ज्यादा सैलरी ले रहे हैं जागीर से। तो ये चीज बड़ी ध्यान रखी जाती थी। लेकिन औरंगजेब के टाइम तक आते आते होने क्या लगा, मनसबदारों की संख्या बढ़ने लगी और जागीर की संख्या घटने लगी, जिसको हम बोलते हैं जागीरदारी क्राइसिस, जिसपे बहुत काम किया है इरफान हबीब साहब ने, बहुत बेहतरीन हिस्टोरियन है, आप उनको जरूर से पढ़िएगा। उनकी बुक है द मुगल एम्पायर, द अग्रेरियन सिस्टम इन द मुगल एम्पायर, जिसमें बताते हैं जागीरदारी क्राइसिस। सतीश आप देखेंगे सतीश चंद्रा भी जागीरदारी क्राइसिस के बारे में बताते हैं, मनसबदारी क्राइसिस, इन सब के बारे में वो बताते हैं। अब जब तो जमींदार के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले ये समझिए, मुगल एम्पायर का जो मेन सोर्स था इनकम का, वो लैंड रेवेन्यू था, यानी कि जमीन से आने वाला टैक्स। सो पीजेंट्री जो किसान थे, उनको उनका जो उनकी जो प्रोड्यूस होता था, जो उनकी खेती का प्रोडक्शन होता था, उसी पे सबसे ज्यादा टैक्स लगाया जाता था, क्योंकि सबसे ज्यादा काम ही यही था खेती का मुगल एम्पायर में। तो उसी टैक्स को लैंड रेवेन्यू बोला जाता था। और ये टैक्स वसूला जाता था रूलिंग एलिट से, यानी कि आप कह सकते हैं जो बड़े बड़े बिचौलियास होते थे, जिनको जमींदार बोलते थे मुगल्स, जो कि गांव के मुखिया होते थे या फिर कोई और भी हो सकते हैं, सबको मुगल्स जमींदार बोलते थे। अब बात कर लें कि ये डिसाइड कैसे किया जाता था कितना रेवेन्यू एक किसान देगा कितना नहीं। तो इसके लिए टोडरमल, जो कि अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर थे, आप कह सकते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, वो एक सर्वे करते हैं और जिसमें वो देखते हैं 10 साल के समय में कितना कीमत रही किसी भी चीज की। मान लीजिए चावल की एक फसल है, उसकी कीमत 10 साल में कितनी रही, तो जो भी उसकी फसल कीमत रही 10 साल में, उसका एवरेज जो है वो निकाल लिया जाएगा और वही लैंड रेवेन्यू रखा जाएगा, फसल पे उतना ही टैक्स लगाया जाएगा। तो इसके लिए देखें, आप ध्यान से देखेंगे, एक सर्वे कराया जाता था क्रॉप्स का, उनके कीमतों का, उनके एरिया का। और जमीन को चार कैटेगरीज में बांटा था, पोलज, परोती, चच्चर, बंजर। पोलज जो बहुत अच्छी जमीन होती थी, और बंजर जो सबसे लास्ट में आती है, वो सबसे खराब जमीन मानी जाती थी। तो पोलज से मसलन सबसे ज्यादा टैक्स लिया जाता था और बंजर से कम टैक्स लिया जाता था। अच्छा, अब ये पूरी जमीन के जो कैटेगराइजेशन था, इसी को जब्त बोला जाता था, जिसमें प्राइसेस, क्रॉप में से कितना प्रोडक्शन हो रहा है या फिर कितना एरिया पे कल्टीवेशन हो रहा है, ये सब को, इन सब के ही डेटा को इकट्ठा किया जाता था। और इन सब के डेटा को इकट्ठा करके एक लिस्ट तैयार की जाती थी, कितना रेवेन्यू देना, उसी को जब्त बोला जाता था। ठीक है। हालांकि जाहिर सी बात है, पूरे इतने बड़े एम्पायर में आप कितना रिकॉर्ड रखेंगे, तो पॉसिबल नहीं था। कुछ एरियाज में रिकॉर्ड नहीं रखा जा सकता था, जैसे कि गुजरात एंड बंगाल, तो वहां पे पॉसिबल नहीं था। अब बात कर ले मुगल एम्पायर के लेगेसी की। मुगल एम्पायर देखिए इंडिया का वन ऑफ द ऐसा एम्पायर रहा है जिसने पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे रूल किया। प्रॉस्पेरिटी, कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी हमें देखने को मिलती है, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलता है, इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलती है, लेकिन साथ ही में हमें एक्सट्रीम इनइक्वालिटी भी देखने को मिलती है। इंटरनेशनल ट्रेवलर हमें बताते हैं किस तरह से भारत को लैंड ऑफ वेल्थ कहा जा सकता है। आपने सुना होगा सोने की चिड़िया, लेकिन ये सोने की चिड़िया कुछ लोगों के लिए सोने की थी, कुछ लोग अपना भरपेट खाना भी नहीं खा पाते थे। स्टेट ऑफ पॉवर्टी हमें देखने को मिलती है, चाहे वो बर्नियर हो, फ्रांसवा बर्नियर हो, जो भारत में बताते कितने हद तक गरीबी रही भारत में मुगल एम्पायर के टाइम पे। साथ ही में अगर हम बात करें मनसबदार की, तो मनसबदार भी जागीर से जितना हो सके उतना स्क्वीज करने की कोशिश करते थे। पीजेंट्रीज को एक्सप्लॉइट किया जाता था बहुत ज्यादा, आर्टिजन्स को, पीजेंट्री को, सबको एक्सप्लॉइट किया जाता था। उनका जो प्रोड्यूस होता था, उनकी जो मेहनत की, खून पसीने की कमाई होती थी, उसी का इस्तेमाल मनसबदार अपने ऐशो आराम के लिए करते थे, लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए, कंस्पिक्यूअस कंजप्शन के लिए करते थे। तो आप देखेंगे मुगल एम्पायर एक प्रॉस्पर एम्पायर रहा, जिसमें काफी इकोनॉमिक ग्रोथ रही, जीडीपी ग्रोथ काफी रही, लेकिन साथ ही में एक्सट्रीम पॉवर्टी भी हमें देखने को मिलती है। तो आप ये चीज ध्यान रखें मुगल एम्पायर को पढ़ते हुए। सो आई होप कि आपको मुगल एम्पायर की ये वीडियो पसंद आई होगी।
So thank you very much for watching this video. Subscribe to the channel for more such videos. Have a nice day. Thank you.